हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एज इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सा पढ़ रखा है कि वर्क क्या होता है। कि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगे और वो कोई डिस्प्लेसमेंट करे तो वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। वर्क की दो किस्में होती हैं। एक होता है कि एक आदमी है, वो सर पे कोई भी चीज उठा के क्या है, खड़ा है। 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से खड़ा है। कुछ देर वो क्या कहेगा कि मैंने बहुत काम किया है, मैं थक गया हूं। लेकिन फिजिक्स में ये वर्क नहीं है। फिजिक्स में वर्क ये है, आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं और उस फोर्स की डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो, तब आपका जो काम है वो वर्क कहलाएगा। आज हम देखेंगे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के एक ऑब्जेक्ट पे या कोई भी आदमी एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है तो उसके नतीजे में क्या वर्क होगा। वर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जीरो कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो ये डिफरेंट कंडीशंस है जो कि हम इस लेक्चर में आज देखेंगे। ये कहता हूं कि वर्क क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आदमी है, वो इस बॉक्स को क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है। एफ फोर्स से वो धक्का लगा रहा है और ये बॉक्स यहां पे चला जाता है। इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास वर्क आएगा कि वर्क इज इक्वल टू एफ और बी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। अब ये तो वो कंडीशन है कि जब फोर्स की भी वही डायरेक्शन है और डी की भी डायरेक्शन है, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पैरेलल है। कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन हो कि ये एक बॉक्स है, इसको यहां पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है और ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो वर्क होगा वो कैसा होगा। अब देखें कि ये एफ और डी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो हम फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, पैरेलल हो। अगर एफ के हम 2 कंपोनेंट करें तो ये इसका वाई कंपोनेंट होगा, ये इसका होगा y कंपोनेंट और ये इसका होगा x कंपोनेंट। इसको हम कहेंगे एफ वाई साइन थीटा और जो x डायरेक्शन में है इसको हम cos थीटा। तो हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है जो कि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, जो x वाला कंपोनेंट है, ये किसके पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट के। तो इस केस में हम क्या लेंगे, हम यूं लिखेंगे कि f का x कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, f cos थीटा d। ये तब होगा जब फोर्स जो है F जो है इज नॉट पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल जब ना हो तो हम क्या करते हैं, F फोर्स के कंपोनेंट्स कर लेते हैं, एक y कंपोनेंट एक x कंपोनेंट। तो जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल आएगा हम वही कंपोनेंट ले लेंगे। इस फार्मूले को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि F इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। हमने जब वेक्टर और स्केलर को डिस्कस किया था तो हमने साथ में उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। हमने जो डॉट प्रोडक्ट में ये कहा था कि जब 2 वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो और उनका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम उनको डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। तो हम ये देखिए, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट। हम इसको यूं लिख सकते हैं एफ डॉट डी। तो यहां पर हमारे पास एक और डेफिनेशन बन जाएगी वर्क की कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, वर्क आएगा। और जो वर्क है वो एक
स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके लिए आपको जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए होता है, उसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जबकि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए आपको डायरेक्शन डेफिनेटली लाजमी चाहिए होती है। अब मैक्सिमम वर्क कब होगा, मिनिमम वर्क कब होगा? मैक्सिमम वर्क और दूसरा हम कहते हैं मिनिमम वर्क। जो वर्क का फार्मूला है हमारे पास वो होता है जी W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। हम यहां पे ये कह रहे हैं कि फोर्स जो है कांस्टेंट फोर्स के लिए हम वर्क निकाल रहे हैं, तो F जो है ये तो हो गई कांस्टेंट। कांस्टेंट फोर्स लगेगी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो तीसरी चीज यहां पर जो हमारे पास बच जाती है वो होता है थीटा, कि जहां पर कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पे हमारे पास जो है वर्क भी मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब कॉस थीटा 0 डिग्री होगा, कि जब F और D के दरमियान 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, या यूं कह ले कि जो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आपका जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। मिनिमम वर्क कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो। और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होती है। 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो हम ये कहेंगे कि जब F और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? परपेंडिकुलर हो, आपका जो वर्क होगा वो मिनिमम होगा, या यूं कह लेंगे 0 होगा। तो ये दो कंडीशन थी कि हमारा मैक्सिमम वर्क कब होगा, हमारा मिनिमम वर्क कब होगा। मिनिमम वर्क यूं कह लें कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसका ये वाला y कंपोनेंट लें जो कि इस x कंपोनेंट के डिस्प्लेसमेंट के क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो हम ये कहेंगे कि इस डायरेक्शन, इस केस में हमारा जो वर्क होगा वो मिनिमम होगा। और मैक्सिमम कब होगा? कि ये आपके पास एक बॉक्स है, इस पर F फोर्स लगी और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। दोनों का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा और हमारा जो वर्क होगा वो भी मैक्सिमम होगा। हम यहां पे ये देखते हैं कि इनका यूनिट वर्क का यूनिट क्या होगा? वर्क का हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। F हमारे पास फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्टेंस है जो कि हम मीटर्स में मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर, या हम इसको जॉउल भी कहते हैं। जॉउल क्या है कि अगर आप किसी भी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट पैदा हो, हम ये कहेंगे कि उसका जो वर्क है वो 1 जॉउल हुआ है। इसका अगर हम डायमेंशन बनाएं, न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारे पास एक और मीटर है, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्या है? वर्क का ही यूनिट है। तो वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी है, वर्क का यूनिट जॉउल भी है, वर्क का यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी है। इसी तरह अगर हम इनका डायमेंशन बनाएं तो डायमेंशन इनका कुछ इस तरह से बनेगा। हमारे पास जो किलोग्राम है ये मैस को शो कर रहा है तो हम इसके m लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लेंथ को शो कर रहा है तो l स्क्वायर, और सेकंड जो है टाइम को शो कर रहा है तो t की पावर -2, ये हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा? डायमेंशन m l स्क्वायर t माइनस स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास वर्क की कुछ और कंडीशंस भी होती हैं कि वर्क 0 कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा। अगर हम इसको देखें कि वर्क 0 कब है, वर्क है हमारे पास एफ डी कॉस थीटा। तो यहां पर हमारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं। या तो हमारे जो फोर्स है वो ही 0 हो, कि हम कोई फोर्स ही ना लगाएं, जस्ट क्या करें कि ये एक बॉक्स है, उसके करीब कोई भी एक
आदमी खड़ा है, वो इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा। जब फोर्स ही नहीं लगा रहा तो वर्क ही नहीं होगा। या यूं कहें कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो, फोर्स तो लग रही हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो। मीन्स कि अगर आप एक दीवार को धक्का देना शुरू कर दे तो दीवार नहीं गिरेगी। अगर दीवार नहीं गिर रही तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फोर्स आप चाहे जितनी मर्जी लगाते रहे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी आपका जो वर्क है वो जीरो है। तीसरे नंबर में हमारे पास एंगल आता है थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू जीरो कर दें, और थीटा कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब वो cos 90 होता है। तो हम ये कहेंगे कि cos 90। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस बनती हैं जब जो वर्क होता है वो जीरो हो सकता है। या हम फोर्स को जीरो कर दें, या हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दें, या एंगल को क्या कर दें 90 का कर दें, तो हमारा जो वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव वर्क कब होता है, अब जो थीटा है इसकी वैल्यू अगर 90 से कम हो तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव रहती हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कॉस थीटा के साथ कॉस लगा हुआ है। और जो कॉस थीटा है जब तक ये 90 से कम वैल्यू देता है तो इसकी जो वैल्यूज आती है हमारे पास वो पॉजिटिव आती हैं, और हमारा जो वर्क होता है वो भी पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर जो एंगल है वो 90 से बड़ा हो जाए उसकी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होती हैं, और हमारा जो वर्क आता है वो भी नेगेटिव आता है। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन थी कि वर्क जीरो कब होगा, जब आप फोर्स को जीरो कर दें, डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दें, या एंगल को 90 का कर दें। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब आपकी जो एंगल है फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो 90 से कम हो। नेगेटिव वर्क कब होगा, जब आपका जो एंगल है वो 90 से ग्रेटर हो। वर्क को हम ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और इस डायरेक्शन में हम फोर्स ले रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि फोर्स जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये तो चेंज नहीं होगी। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रा कर लें तो ये जो सारा एरिया आएगा हमारे पास, ये सारे का सारा हमें वर्क देगा। वर्क की वैल्यू कैसे देगा, अगर आप इस शेप को देखें तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है, और जो रेक्टेंगल होती है अगर आप उसका एरिया लें तो वो होता है हाइट क्रॉस विड्थ। यहां पे हमारे पास हाइट क्या है f, और विड्थ क्या है d। तो f डॉट d हमने क्या कहा कि ये तो वर्क है, तो हम इस शेडेड एरिया से भी वर्क को क्या है फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी नेगेटिव वर्क की अगर आप एग्जांपल लें तो हमारे पास इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं। मींस के अगर हम किसी भी चीज को ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करवाते हैं तो हमारा जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, और जो उसका उस पर फोर्स लग रही है उसको डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप ये देखें कि ये एक बॉडी है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, और जो फोर्स है ग्रेविटी की वो नीचे की तरफ लग रही है, तो हमारा जो एंगल है वो 180 से बड़ा हो रहा है, तो हमारा जो वर्क होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो जब वर्क करती है वो भी नेगेटिव वर्क होता है। मींस कि एक गाड़ी मूव करती हुई इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन क्या होगा, उल्ट डायरेक्शन में होगी। फ्रिक्शन क्या है, किसी भी मोशन को रोकती है। अब गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, फ्रिक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर आप इनका एंगल देखें तो ये भी 180 का बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। और हमने ये कहा कि जब एंगल 90 से बड़ा है तो वर्क भी क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। मींस जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो भी नेगेटिव होगा, जब कोई फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगी तो वो भी नेगेटिव ही होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, या विजिट कर सकते हैं www.edinput.com। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।